हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम लोग अप्लाइड फिजिक्स 2 ग्रुप बी के स्टूडेंट्स के लिए ऑप्टिक्स का लास्ट लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे थे और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में मैंने आपको पढ़ाया था सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट वन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, दैट इज टेलीस्कोप। टेलीस्कोप दूरबीन बोलते हैं बेटा हिंदी में, अब तो फील आ गया होगा। दूर के चीज़ को ना निहारने के लिए काम आता है। बरम जो काफ़ी दूर है उसको अच्छे से ऑब्ज़र्व करने के लिए हम लोग टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे हेवनली बॉडीज़ आप ले लें, चंदा मामा ले लें, सूरज चच्चा ले लें, जुपिटर ले लें, वीनस खाला ले लें, मौसी ले लें, जो भी हेवनली बॉडीज़ है उसको देखने के लिए हम लोग टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। मीन्स टेलीस्कोप इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट या विच इज़ यूज्ड टू ऑब्जर्व, निरीक्षण करने के लिए द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो काफ़ी दूर ऑब्जेक्ट होता है, जो हेवनली बॉडीज़ होते हैं, उनको देखने के लिए हम लोग टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब बात थोड़ा सा ना आपको समझना पड़ेगा। जब हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट कर रहे थे, माइक्रोस्कोप जब हम स्टार्ट कर रहे थे, उस टाइम हम आपको विजुअल एंगल के बारे में बताए थे कि विजुअल एंगल उस एंगल को बोलते हैं जो ऑब्जेक्ट आई पे बनाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जितना करीब होगा विजुअल एंगल उतना ज़्यादा बनेगा। और सबसे बड़ा विजुअल एंगल कहाँ बनता है? 25 सेंटीमीटर पे, जिसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, नियर पॉइंट जिसको बोलते हैं। जब ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट पे होता है तो उसका सबसे मैग्नीफाइड एकदम चकाचक HD इमेज दिखता है, और 25 सेंटीमीटर से जैसे ही आप उसको आइज़ के क्लोज लाते हैं इमेज उसका ब्लर दिखने लगता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई थी। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि बच्चा मेरा, जो टेलीस्कोप है ये ऑब्जेक्ट के इमेज को मैग्नीफाई नहीं करता है, उसको नज़दीक लेके आ जाता है। जैसे ऑब्जेक्ट है हमारा मून को हम लोग टेलीस्कोप से देख रहे हैं, तो टेलीस्कोप ऐसा नहीं है कि मून के साइज़ को बड़ा करके हमको दिखाएगा, ऐसा नहीं है। उसको नज़दीक ला के दिखाएगा, हमारे आई के क्लोज ला के दिखाएगा। अब वो जब आई के क्लोज आ जाएगा तो विजुअल एंगल बड़ा हो जाएगा। विजुअल एंगल बड़ा होगा तो ऑब्जेक्ट का इमेज हमको बड़ा दिखेगा, क्लियर दिखेगा, अच्छा दिखेगा। लेकिन माइक्रोस्कोप क्या करता है? माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई कर देता है ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट के इमेज जो हमको दिखाता है माइक्रोस्कोप, वो मैग्नीफाई करके इमेज को दिखाता है। बट ये टेलीस्कोप क्या करता है? टेलीस्कोप कहीं दूर वाली वस्तु को, जो जैसे चांद है, जुपिटर है, काफ़ी दूर है हमसे, उसके इमेज को, उस ऑब्जेक्ट के इमेज को अपने आइज़ के क्लोज ला देता है। तो हमारे जब आइज़ के क्लोज आएगा तो विजुअल एंगल बड़ा बनेगा। विजुअल एंगल बड़ा बनेगा तो हमको अच्छा दिखेगा। ऐसे भी आप समझिए विजुअल एंगल का बड़ा अच्छा खेल है। आप अपने छत पे खड़े होकर दूर के किसी बिल्डिंग को देखते हो, काफ़ी दूर से वो बिल्डिंग आपको एकदम छोटे छोटे नज़र आते हैं, लेकिन आप उस बिल्डिंग के करीब जाके देखोगे तो इससे गर्दन उठा के आपको देखना पड़ेगा, बड़ा सा विजुअल एंगल बन रहा है, ऑब्जेक्ट का इमेज आपके आइज़ पे बड़ा बन रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट नज़दीक होता है तो विजुअल एंगल बड़ा बनता है, इसलिए ऑब्जेक्ट का इमेज ऑब्जेक्ट अपने को बड़ा दिखता है। ऑब्जेक्ट जब काफ़ी दूर होता है तो विजुअल एंगल बहुत छोटी सी बनती है, ऑब्जेक्ट अपने को छोटा दिखता है। एकदम प्रैक्टिकल बात है। सबसे पहले टेलीस्कोप स्टार्ट करते हैं। विजुअल एंगल का पूरा खेला है, समझा तो दिए ही हम आपको। मैग्नीफिकेशन का वही फॉर्मूला, मैग्नीफाइंग पावर का वही फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। मैग्नीफाइंग पावर is defined as the ratio of visual angle formed by final image to the visual angle formed by object। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम LD/DV पे, D पे नहीं रखेंगे। माइक्रोस्कोप में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख के बनाते थे? D पे। बस यही थोड़ी सी डिफरेंस है। धीमे धीमे करके सब कुछ समझ में आएगा। हेडिंग लगा लो आप सबसे पहले टेलीस्कोप। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टेलीस्कोप। हेडिंग लगा लो बेटा, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के बारे में अपने को जानना है। डेफिनेशन भी दे ही देता हूँ। डेफिनेशन होता है इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट
which is used to see the distant object, distant बहुत दूर, distant object, like कैसे distant object चंदा मामा, like moon, stars, planets etc कर देते हैं etc। ठीक है, इसमें हम आपको एक और बात बताएं, वो मैं लिखूंगा नहीं, लिखवाऊंगा भी नहीं, विजुअल, चलो थोड़ा समझा ही देता हूँ। विजुअल एंगल क्या होता है बेटा, तो जैसे आप मान लो ये आपका ब्यूटीफुल सा आई है, ठीक है, ये आपका ब्यूटीफुल सा आई है, ठीक है ना। कोई ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं, कंसिडर करो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट हमको कैसे दिखता है, तो ये ऑब्जेक्ट यही विजुअल एंगल यहाँ पे बना रहा है, मान लो थीटा। तो ये ऑब्जेक्ट इसलिए हमको दिखता है क्योंकि ये देखो इस साइड में अपना रेटिना है, रेटिना पे इसका इमेज बनता है। जितना बड़ा ये ऑब्जेक्ट होता है उतना बड़ा विजुअल एंगल बनता है और अपने को इमेज रेटिना पे उतना ही बड़ा दिखता है, इमेज हमको उतना ही बड़ा दिखता है। अब मान लो कि इस ऑब्जेक्ट को आप और करीब लेके आ जाते हो, इस ऑब्जेक्ट को कंसिडर कर लो, तुम यहाँ लेके आ जाते हो नज़दीक, तो ये देखो ये बड़ा विजुअल एंगल बना और ये ऑब्जेक्ट का इमेज भी आपको बड़ा दिखने लगा। अब ये पूरा विजुअल एंगल हो गया ना, तो ये पूरा विजुअल एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल दोनों बराबर, ये आपको अब देखो इमेज बड़ा दिखने लगा। मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आइज के क्लोज आता है विजुअल एंगल बड़ा बनता है, और विजुअल एंगल बड़ा बनता है तब ऑब्जेक्ट का इमेज अपने को बड़ा दिखता है। विजुअल एंगल इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन आई। विजुअल एंगल वस्तु के द्वारा, ऑब्जेक्ट के द्वारा आंख पे बनाए गए एंगल को बोलते हैं विजुअल एंगल। इसी एंगल की वजह से हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। जितना बड़ा एंगल बनेगा अपने आई पे ऑब्जेक्ट से, उतना बड़ा उसका इमेज हमको दिखेगा, ठीक है। विजुअल एंगल आपका पढ़ा हुआ टर्म है, इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है। डेफिनेशन आई होप आप लोग लिख लिए होंगे, जल्दी से डेफिनेशन लिखिए, फिर इसका रे डायग्राम और कंस्ट्रक्शन आपको समझाते हैं, और फिर इसका मैग्नीफाइंग पावर राइट कीजिए इसको फास्ट। आई होप हो गया बेटा, हो गया ना। वीडियो को पॉज करके लिखा करो आप लोग, ठीक है, ओके। चलिए अब इसका रे डायग्राम और कंस्ट्रक्शन पे बातचीत करते हैं हम लोग। तो अब हेडिंग लगा। अच्छा, एक और बात इंपॉर्टेंट समझो कि जो अपना टेलीस्कोप होता है, टेलीस्कोप एक्चुअली में बेटा दो टाइप का होता है। टेलीस्कोप अपना दो टाइप का होता है। एक होता है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, जो अपने को पढ़ना है सिलेबस में, रिफ्रैक्टिंग टाइप। और दूसरा होता है बच्चा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ओके। ये जो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, इसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और यही अपने को समझना है, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ही समझना है। क्लियर है? जल्दी से ये डाटा बना लो। टेलीस्कोप, टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप दो टाइप के, रिफ्रैक्टिंग टाइप और रिफ्लेक्टिंग टाइप। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप को हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी बोलते हैं। और एक जो दूसरा टाइप होता है वो है आपका रिफ्लेक्टिंग टाइप, इसको न्यूटोनियन टेलीस्कोप भी बोलते हैं, बट अपने सिलेबस में यही अपने को समझना है, रिफ्रैक्टिंग टाइप, जिसको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बोला जाता है। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का डिटेल। तो आप हेडिंग लगा लो, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी बोलेंगे हम लोग। इसका समझेंगे रे डायग्राम एंड कंस्ट्रक्शन बोल सकते हो आप, एंड कंस्ट्रक्शन, रे डायग्राम एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। चलिए समझिए एक्चुअली में ये होता क्या है।
ये हम एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाए, इसमें एक ये हमने बनाया कॉन्वेक्स लेंस, ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर। ये जो लेंस है इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। दिस इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बिकॉज ये ऑब्जेक्ट के नज़दीक में होता है, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। और इसका फोकल लेंथ लार्ज होता है, लार्ज फोकल लेंथ का होता है ये। अब देखो, आप टेलीस्कोप से काफ़ी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर है उस ऑब्जेक्ट को देखते हो, ऐसे टेलीस्कोप लगा के काफ़ी दूर जो ऑब्जेक्ट है आप उसको देखते हो। तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, काफ़ी दूर है, तो इन्फिनिटी से आने वाले जो रेज होते हैं वो पैरेलल रेज होते हैं, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है, जैसे मून है, जुपिटर है, वीनस है, वहाँ से जो लाइट आ रहा है वो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रहा है, और ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट आके किस पे पड़ेगा? ऑब्जेक्टिव पे पड़ेगा। आपको पता है कि जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट ऑब्जेक्टिव लेंस पे या कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ता है, तो अगर वो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है, तब वो फोकस पे मिलता है, और अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होता है तो वो फोकल प्लेन पे मिलता है। मतलब जो लाइन, जो वर्टिकल लाइन फोकस से होके गुजरता है उस पे मिलता है। अब आराम से धीमे धीमे करके समझते जाओ। सबसे पहले हम एक रे ऑफ लाइट ले रहे हैं जो कि हमारा ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रहा है। तो बेटा जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा वो बिल्कुल बिना डेविएट किए सीधे निकल जाएगा। ये ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है, बिना डेविएशन का सीधे निकला। ये देखो, ये दूसरा रे ऑफ लाइट हम लिए, बिल्कुल पैरेलल है दोनों, इन्फिनिटी से आ रहा है। ये दूसरा रे ऑफ लाइट लिए, ये थोड़ा सा रिफ्रैक्ट होके इस पोजीशन पे जाके यहाँ मिला, और ये जो पॉइंट होगा यही होगा फोकस। ये देखो, ये इमेज बन गया, थोड़ा दूसरे कलर में मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे इसका इमेज बन गया, दिस इज इमेज, यही इमेज है बेटा। और ये इमेज कहाँ बना? फोकल प्लेन में बना। मतलब FO किसका ये फोकस है? तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस है, ये FO पे आपका इमेज बन गया। ओके, इधर ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को हम लोग ऐसे करके शो करते हैं। ऑब्जेक्ट को मान लो AB, मून है कोई इधर बहुत दूर, उससे ये रे ऑफ लाइट ऐसा आ रहा है, और उसका इमेज यहाँ पे बन गया आपका A', B'। इमेज क्या बन गया बेटा? इसको हम बोल दे रहे हैं A', और इसको बोल दे रहे हैं B'। इमेज हमारा बन गया A', B'। अब यहाँ पे इसका जो इमेज है, छोटा सा इमेज बना, एक दूसरे लेंस से इसी इमेज को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करके मैग्नीफाई कर देंगे। मतलब इधर भी हम एक लेंस लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस, जो कि काम करेगा सिंपल माइक्रोस्कोप का, और इसी इमेज को मैग्नीफाई करके अपने को दिखाएगा, ठीक है ना। तो एक दूसरा यहाँ पे हम लेंस बना लेते हैं। ये है हमारा सेकंड लेंस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर। इस लेंस को बोला जाता है बेटा आई पीस। क्या बोला जाता है इसको? आई पीस। और इसके कंपैरिजन में इसका फोकल लेंथ कम होता है, स्मॉल फोकल लेंथ। ऐसा नहीं कि बहुत कम होता है, ऑब्जेक्टिव के कंपैरिजन में इसका फोकल लेंथ कम होता है। अब देखो, इसका इमेज बनाना है, तो फिर से इमेज बनाने के लिए 2 रे ऑफ लाइट चाहिए। तो एक रे ऑफ लाइट हम बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करा दे रहे हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर से बिना डेविएशन का सीधा निकल गया। दूसरा रे ऑफ लाइट हम ले लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, और रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस से होके गुजरा। ये है आईपीस का फोकल लेंथ, FE बोल सकते हो आप दूसरे साइड में। अब देखिए, इस साइड ये डाइवर्जेंट नेचर का है, इस तरफ ये मिलेगा नहीं, तो हमको इसको अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाना पड़ेगा। इसको हम अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं। ओके, ऐसा मान लो यहाँ पे कहीं मिल गया, तो यहाँ पे इसका बना फाइनल इमेज,
और इसको हम बोल रहे हैं ए डैश, ए डबल डैश, बी डबल डैश। दिस इज ए डबल डैश, बी डबल डैश। अब आपको ये फील हो रहा होगा कि इस ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस कहीं इधर मान लेते हैं, दिस इज एफ ई, ठीक है। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, तो इसका मैग्नीफाइड इमेज बना। मतलब ये जो आपका आईपीस है ये कैसा काम कर रहा है, तो आईपीस आपका सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है। ये आईपीस कैसे बिहेव कर रहा है, तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है बेटा। अब ये रे डायग्राम एंड कंस्ट्रक्शन आपका क्लियर है। एक्चुअली जो ये आईपीस है ये एडजस्टेबल होता है, इसका इमेज बन गया, ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज बन गया। अब इसको हम इस तरह से ऐसा एडजस्ट किए कि ये ऑब्जेक्ट आईपीस के फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ गया। जब ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आएगा तो इसका मैग्नीफाइड इमेज बन गया। अब यही मैग्नीफाइड इमेज अपने को यहाँ से दिख रहा है। फाइनल इमेज जो हम आईपीस की तरफ से आंख लगा के देखेंगे, तो यहाँ से मान लो आप यहाँ पे आइज लगाते हो, आप इस तरह से यहाँ पे आप आइज लगा के देख रहे हो, तो ये फाइनल इमेज आपको यहाँ दिख रहा है। अब बात करते हैं इसके मैग्नीफाइंग पावर की, ठीक है। तो इसका मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, कैसे निकलेगा, धीमे धीमे करके समझिए। मैग्नीफाइंग पावर का इसका डेफिनेशन याद रखना, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज, ठीक है, डिवाइडेड बाय विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट, नॉट एट LDDB। यहाँ एट डी नहीं है, उस काम से अपने को क्लियर होना है। मतलब मैग्निफिकेशन m बराबर फॉर्मूला वही बीटा बाई अल्फा, ठीक है। अब यहीं से अपने को मैग्निफिकेशन मिलेगा, बीटा फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट, ये हो इमेज फाइनल विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज, ये हो गया आपका बीटा। और ये देखिए ऑब्जेक्ट यही बना रहा है, तो ये हो गया एंगल आपका अल्फा। बच्चा मेरा ये एंगल अल्फा है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल ये भी अल्फा होगा। पूरा सेटअप रेडी है। अब अपने को निकालना है इसका मैग्निफिकेशन, ठीक है। जल्दी से लिखिए आप, फिर हम आगे समझाते हैं आपको। राइट कीजिए फास्ट। वीडियो को पॉज करके आराम से लिखें आप। बेटा कोई भी आपके जानने वाले जो IIT मेंस या नीट का तैयारी ऑनलाइन या ऑफलाइन करना चाहते हैं, आप फिजिक्स के लिए या और सारे सब्जेक्ट के लिए, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक मी एंड माई टीचिंग, अगर आपको लगता है कि आई एम एनफ फॉर मेंस एंड एडवांस एंड नीट, तो बेटा बैच बहुत सारे चलते हैं और यू ऑल नोज 8 to 9 ईयर से मैं ये काम कर रहा हूँ, तो आप अपने जानने वाले को सजेस्ट कर सकते हो। बट द कंडीशन इज़ डैट इफ़ यू पीपल आर सेटिस्फाइड, ठीक है। आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, मैग्निफिकेशन फाइंड करते हैं। तो अल्फ़ा और बीटा निकालने का तो अपना वही कॉन्सेप्ट है, अपने को चाहिए tan अल्फ़ा और tan बीटा। ऑब्जेक्ट देखो कहाँ है, इन्फिनिटी पे, उसका छोटा सा इमेज बना फोकल प्लेन में, फोकस पे बना, उसको हम एक दूसरा आईपीस लगा के सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बड़ा इमेज बनाया है और कोई हाईफाई कॉन्सेप्ट नहीं लगाया। तो सबसे पहले एंगल स्मॉल है होता है, तो tan बीटा ऑलमोस्ट इज इक्वल टू बीटा बराबर tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये देखो ध्यान से देखो, ये O है और यहाँ पे ये जो इमेज बना है आईपीस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, मतलब ये है आपका UE, ठीक है ना, ये है UE। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है ये है आपका FO,
ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ, ऑप्टिकल सेंटर से जहाँ पे इमेज बना है, ठीक है। तो tan बीटा बराबर अपने को यहीं पे देखो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, a डैश b डैश, और बेस कौन हो जाएगा बेटा, OB डैश, बेस हो जाएगा आपका OB डैश। तो देयरफॉर tan बीटा बराबर a डैश b डैश डिवाइडेड बाई OB डैश, ये देखो OB डैश किसके बराबर है, UE के बराबर है, OB डैश UE के बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो निकल गया अपना। अब हम लोग अल्फा निकालते हैं और फिर मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। अल्फा निकालते हैं और देन आफ्टर हम लोग मैग्निफिकेशन फाइंड करेंगे। तो tan अल्फा ऑलमोस्ट इज इक्वल टू अल्फा, ये एंगल देखो अल्फा, इसके लिए परपेंडिकुलर वही a डैश b डैश, तो परपेंडिकुलर हो गया a डैश b डैश डिवाइडेड बाई बेस कितना हो गया OB डैश, जिसको हम बोल रहे हैं FO, OB डैश ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। तो देयरफॉर अल्फा बराबर a डैश b डैश डिवाइडेड बाई OB डैश, यहाँ पे FO के बराबर, तो ये हो गया FO के बराबर। मैग्निफिकेशन m बराबर बीटा बाई अल्फा, बीटा का वैल्यू बच्चा मेरा a डैश b डैश डिवाइडेड बाई UE होल डिवाइडेड बाई a डैश b डैश डिवाइडेड बाई FO। जो टर्म कैंसिल हो रहा है आप उसको कैंसिल करो, तो a डैश b डैश कैंसिल हो गया, ये FO आपका ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली जो आपका मैग्निफिकेशन मिला है वो मैग्निफिकेशन मिला m इज इक्वल टू, ये टर्म ऊपर जाएगा, FO डिवाइडेड बाई UE, FO डिवाइडेड बाई UE। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। अब देखो कुछ बुक्स में क्या करते हैं ना कि ये UE निगेटिव साइन कन्वेंशन लगाता है, सही बात है, आप ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में जाओगे तो UE निगेटिव आएगा। ऐसे भी बेटा मैग्निफिकेशन तुम देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे है, तो ऑब्जेक्ट ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस के, बट उसका फाइनल इमेज नीचे बन रहा है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन तो निगेटिव आना है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, बट कितना टाइम मैग्नीफाई हो रहा है ये इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए हम लोग सिंपली यही माइंड में रखेंगे F4 डिवाइडेड बाई UE, ठीक है ना। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे भी दो केस हम लोग लगाएंगे, एक केस लगाएंगे स्ट्रेंड आई का। स्ट्रेंड आई का मतलब जब ऑब्जेक्ट एकदम, जब इमेज अपने को फाइनल इमेज कहाँ दिखे 25 सेंटीमीटर पे, बहुत बड़ा इमेज है, फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पे दिख रहा है, मतलब स्ट्रेंड आई, आंख पे बड़ा जोड़ डाल के ऐसे आपको देखना पड़ेगा। तो स्ट्रेंड आई बोलो, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का केस बोलो, एक केस बनेगा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का और एक केस बनेगा मिनिमम मैग्निफिकेशन का। आप इसको राइट करें, फिर मैक्सिमम और मिनिमम मैग्निफिकेशन का केस समझाते हैं आपको। कोई भी टॉपिक जिनका छूटा हुआ है वो ओरिजिन फिजिक्स मेरे YouTube चैनल का नाम है, जो आप सर्च करेंगे ओरिजिन फिजिक्स बाय इंजीनियर इब्रार खान। थोड़ा सा YouTube पे आपको सर्च करना पड़ेगा, उतना फेमस अभी नहीं हो पाया हूँ मैं, तो आपको मिल जाएगा। फिर भी काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हैं, उस पर बहुत सारा वीडियोज़ है जो 10th 11th 12th IIT मेडिकल मेंस एडवांस सबके लिए बना हुआ है। आपके लिए भी बहुत सारा वीडियो है फॉर बिहार पॉलिटेक्निक। आप उस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, इसको आप जल्दी से कंप्लीट करें। हो गया बच्चा लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका दो इम्पॉर्टेंट केस जो हम लोग डिस्कस करेंगे, आई थिंक आप लोग राइट कर लिए होंगे, राइट इट फास्ट। अब दो इसका केस मैक्सिमम मैग्निफिकेशन और मिनिमम मैग्निफिकेशन का केस डिस्कस करते हैं। इसको आप जल्दी से राइट कर लें। चलो हेडिंग लगा लो, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। देखिए मैग्निफिकेशन निकल के कितना आता है, मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन कितना निकल के आया बच्चा,
तो मैग्निफिकेशन निकल के आया m बराबर FO बाई यूई। क्या निकल के आया? m बराबर FO बाई यूई। ये मैग्निफिकेशन निकल के आया आपका। अब मेरा बच्चा इस मैग्निफिकेशन का दो केस अपने को समझना है। केस 1 में हम ले लेते हैं मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का केस। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, तो मैक्सिमम जो मैग्निफिकेशन होता है वो कब होगा? तो जब आपका इमेज बनता है डी पे, फाइनल इमेज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो वही है आपका माइनस यूई, ठीक है। आईपीस से हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, मिरर लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/FE बराबर 1/V माइनस 1/U। तो देयरफॉर 1/FE बराबर ये हो जाएगा -1/D और ये माइनस माइनस प्लस 1/UE, ठीक है बेटा। यहाँ से 1/UE का वैल्यू निकाल लो, तो 1/UE बराबर 1/D प्लस 1/FE, ठीक है। ये हमको निकल के आया 1/UE का वैल्यू। मैग्निफिकेशन में पुट कर देते हैं, तो मैग्निफिकेशन m बराबर देखो लिखा हुआ है FO/UE, तो FO इंटू 1/UE तो लिख ही सकते हो। 1/UE की जगह पे ये वैल्यू पुट करो, तो m बराबर FO इंटू 1/D प्लस 1/FE। ऐसा करते हैं कि FE कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। FE यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, तो देयरफॉर m बराबर FO/FE। FE कॉमन लिए तो ऊपर दोनों में FE मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा FE/D प्लस FE/FE। आपको विश्वास नहीं है तो आप सिंपली FE को अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई करो, FE कैंसिल हो जाएगा, 1/D बचेगा, ये FE से इस कैंसिल होगा, 1/FE बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो टर्म कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो। एक्चुअली मैं ना बुक में बेटा इसी ट्रेंड में दिया रहता है फॉर्मूला, इसलिए बढ़ा रहा हूँ, काम यहीं पे अपना हो गया था। तो देयरफॉर फाइनली जो मैग्निफिकेशन निकल के आया m बराबर ये देखिए हो गया FO/FE। इसको पहले लिख लेते हैं 1 प्लस FE/D। ये है आपका मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। दिस इज द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, ठीक है। ये है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप। अच्छा, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन को स्ट्रेंड आई केस भी बोलता है। स्ट्रेंड आई मतलब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए आपको इमेज कहाँ बनाना पड़ता है? डी पे बनाना पड़ता है, 25 सेंटीमीटर पे। तो आपको आइस पे काफ़ी ज़्यादा जोर पड़ता है इतना नज़दीक में इमेज को देखने के लिए, इसीलिए इसको हम लोग स्ट्रेंड आई केस भी बोलते हैं, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन वाला। राइट कीजिए फास्ट। हो गया बच्चा लोग? ओके, आते हैं अब। हाँ, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का केस हो गया। मिनिमम मैग्निफिकेशन पे आते हैं। मिनिमम मैग्निफिकेशन दिखते हैं जिसको नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोला जाता है। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन स्ट्रेंड आई का रिजल्ट आपको क्या मिला? तो इस केस में जो मैग्निफिकेशन होता है m बराबर FO/FE इंटू 1 प्लस FE/D। ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का केस होता है, ठीक है। चलो दूसरा जो हम लोग केस ले रहे हैं वो दूसरा केस हम लोग लेंगे मिनिमम मैग्निफिकेशन का, जिसको बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। मिनिमम मैग्निफिकेशन का केस हम लोग ले रहे हैं, सेकंड केस। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मिनिमम मैग्निफिकेशन। मिनिमम मैग्निफिकेशन को आप नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोल सकते हो। नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए क्या करना होता है? तो सिंपली नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनाना होता है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो वही है -UE के बराबर। तो 1/FE बराबर 1/∞, 1/V माइनस 1/-UE। तो देयरफॉर 1/FE बराबर 1/UE, ठीक है।
1/FE 1/UE के बराबर हो गया। तो मिनिमम मैग्निफिकेशन आपका कितना हो गया? तो देयरफॉर मैग्निफिकेशन m बराबर FO/UE, तो FO/UE, तो देयरफॉर मैग्निफिकेशन m बराबर FO/UE, 1/UE की जगह पे 1/FE, मतलब फाइनली मैग्निफिकेशन हो गया आपको FO/FE। दिस इज द मिनिमम मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप। इसका मतलब कि जो रेंज हुआ, रेंज की अगर इधर शॉर्ट में बात कर लेते हैं रेंज ऑफ मैग्निफिकेशन का, तो मैग्निफिकेशन का जो रेंज हुआ वो बड़ा होगा या बराबर होगा किससे? FO/FE से। छोटा होगा या बराबर होगा किससे? FO/FE इंटू 1 प्लस FE/D से। ये हो गया आपका रेंज ऑफ मैग्निफिकेशन। दिस इज द रेंज ऑफ मैग्निफिकेशन। एक टर्म बेटा और हम डिफाइन करना चाहेंगे, वो है लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। फिगर आप सबके पास है, ध्यान से देखिए। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कितना होगा? लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप का लेंथ L बराबर, ध्यान से देखो कहाँ पे इमेज बना रहा था ऑब्जेक्टिव? FO पे, FO प्लस UE। इन दोनों को मॉड लगा के इस्तेमाल कीजिए, बिकॉज लेंथ है, मॉड लगा के इस्तेमाल किए। अच्छा, नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में एक बात नोटिस करो, नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में बेटा यहाँ पे FO 1/FE बराबर 1/UE है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि FE बराबर UE, UE की जगह पे हम FE रखेंगे, तो फाइनली जो हमारा नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए आएगा मॉड FO प्लस FE, ठीक है ना। ये नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में है, नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में लेंथ ऑफ मैग्निफिकेशन, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बार इस्तेमाल होने वाला यही है आपका नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कितना होता है? FO प्लस FE। टॉपिक इज़ वेल कवर्ड। जल्दी से आप इसको राइट करें, फिर एक क्वेश्चन कराते हैं जो आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करेगा, ठीक है। राइट इट फास्ट। हो गया बच्चा लोग? देखिए बेटा, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, जो हम लोग पढ़े हैं, जो अपने सिलेबस में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का बात हो रहा है, अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट का भी हम आपको केस बताए, मैग्निफिकेशन का भी, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप का भी। नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए मैग्निफिकेशन m बराबर FO/FE एंड लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज इक्वल टू FO प्लस FE। ये दोनों बात अभी अभी मैं बताया हूँ। एंड मैग्नीफाइंग पावर, आई मीन मैग्निफिकेशन इज 5 इफ द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज 150 सेंटीमीटर। फाइंड FO एंड FE। FO और FE आपको समझाना है, बताना है। चलो थोड़ा फील कराता हूँ प्रॉब्लम को, थोड़ा फील कराता हूँ मैं। कंसिडर कर लो, रफ आइडिया दे रहे हैं, जल्दी से एक फिगर बना लेता हूँ मैं। ऐसा मान लो ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, इन्फिनिटी से कहीं से आ रहा होगा ये रे ऑफ लाइट, कहीं से भी आ रहा होगा, ऐसा रे ऑफ लाइट आ रहा होगा, ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट आते हैं, ये आके इमेज बन गया, ठीक है ना बेटा।
ये जो इमेज बना है इसका कुछ नाम दे देते हैं, इमेज का नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। इधर अपना ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे। अब बोलता है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस है भाई, तो ये तो इमेज बना FO पे, इमेज कहाँ बना, FO पे बना। नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस है, इसका मतलब कि जो आपको आईपीस रखना होगा वो इस तरह से रखना होगा कि यहीं पे आईपीस का फोकल लेंथ हो, ये FE हो, तब ना इसका इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे। ये ऐसा इमेज बनेगा इसका कहाँ, इन्फिनिटी पे। ये पैरेलल लाइंस हो जाएंगे। अभी अभी हम आपको नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में बोले थे कि फाइनल इमेज कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पे बनता है। और दो केस हम आपको बताया नॉर्मल एडजस्टमेंट का। पहला केस हम आपको बताया कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में लेंथ ऑफ टेलीस्कोप होता है FO प्लस FE के बराबर। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप दिया हुआ है 150, तो 150 बराबर FO प्लस FE, FO प्लस FE। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। एंड यहाँ पे क्वेश्चन में और क्या दिया है बच्चा, क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन दिया है कि मैग्नीफाइंग पावर कितना है, 5 है। तो मैग्नीफाइंग पावर M बराबर FO बाई FE, 5 इज इक्वल टू FO बाई FE, देयरफॉर FO इज इक्वल टू 5 इंटू FE। ये एकदम नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस है। देखिए नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो फाइनल इमेज बनता है ये इन्फिनिटी पे बनता है। फाइनल इमेज V बराबर इन्फिनिटी पे कब बनता है, जब हम आईपीस को इस तरह से सेट करते हैं कि ऑब्जेक्टिव के द्वारा ये जो बनाया गया आपका ऑब्जेक्ट है ये इसके फोकस पर आ जाए। तो जब ये इसके फोकस पे आ गया तो उसका इमेज ये फाइनल वाला कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। यही तो है नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस। अब ये दो इक्वेशन है बेटा, इनको आप सॉल्व करिए। इन दोनों इक्वेशन की मदद से आपको वैल्यू मिल जाएगा। पहले इक्वेशन में इसका हम वैल्यू पुट करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 देखो क्या बोल रहा है, FO प्लस FE बराबर 150, ठीक है ना। FO का वैल्यू है 5FE, तो FO की जगह पे 5FE प्लस FE बराबर 150, 6FE बराबर 150 एंड फाइनली FE बराबर 150 डिवाइडेड बाई 6। कैंसिल कीजिए आप, 6 का एक बार 6, 90, हाँ 6 दूनी 12, नॉट 6 का एक बार 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 3 बचा 30, 6 बचा 30। FE बराबर हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। यहाँ से आप FO का वैल्यू निकालिए, तो देयरफॉर FO बराबर कितना हो गया, 5 इंटू 25, मतलब ये हो गया 125 सेंटीमीटर। देखिए ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ 125 सेंटीमीटर और आईपीस का फोकल लेंथ आपका कितना निकल के आया, आईपीस का फोकल लेंथ निकल के आया 25 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ निकल के आया 125 सेंटीमीटर। यही दो वैल्यू अपने को चाहिए था, FO बाई FE। इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। ये अपना एक बड़ा सा यूनिट ऑप्टिक्स ख़त्म हो गया। जो अगला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आई थिंक उसका वीडियो प्रीवियस लेक्चर प्रीवियस में बना हुआ वीडियो है, अच्छा वीडियो है। सारा वीडियो आपको अच्छे से देखना चाहिए, स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन योर सिलेबस। उसमें मैं अगर बोलूँगा बार बार फॉर IIT मेडिकल, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इस साल जो आपका सिलेबस अपडेट हुआ है, आपके सिलेबस का हर चैप्टर IIT मेडिकल मेंस के सिलेबस में लाई करता है। वो पहले से बना हुआ वीडियो है, ठीक है, एकदम मस्त वीडियो है, बहुत मज़ा आएगा आपको। उसमें मैं बोलूँगा अगर फॉर IIT मेंस एंड मेडिकल, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो, पहले आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़नी थी, ठीक है बेटा। अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारा चैनल है ओरिजिन फिजिक्स, आप YouTube पे जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें बहुत सारा वीडियोस है जो आपके कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सेफ एट होम एंड बी विद मी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।